और आप देख रहे हैं आप इंडिया। रवीश की रिपोर्ट के इस नए संस्करण में या सीज़न 2 आप कह सकते हैं कि मैंने शुरू किया है, उसमें आपका स्वागत है। और मूलतः आज बात करेंगे उनके द्वारा किए गए एक भोजपुरी लाइव के बारे में। और ये मैंने क्यों शुरू किया वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मूल चर्चा जो आज के इस प्रोग्राम में होगी वो इस पे होगी कि रवीश के लिए लॉकडाउन करो तब समस्या है, नहीं करो तब समस्या है। जो रवीश नवंबर 2019 से जब मैंने रवीश की रिपोर्ट शुरू की थी तब से लेके सितंबर के तीसरे सप्ताह तक बिहार के बारे में, जब तक इलेक्शन के डेट्स अनाउंस नहीं हुए थे और ये पता नहीं था कि नीतीश जो है इंडिपेंडेंटली लड़ेगा, भाजपा के साथ लड़ेगा या जो भी है, तब तक जो है या तो कुछ नहीं बोला कभी भी, चाहे रोजगार को लेके हो, शिक्षा को लेके, किसी भी। लोकपत्र संभाग इनका आया करता था, इनके फेसबुक के वॉल पे आप जाके देख ले, उनका प्रतिशत आप देखिए। कमलनाथ की सरकार जब तक थी मध्य प्रदेश में तब तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये सारा मैंने 32 या 33 मैंने रवीश की रिपोर्ट पहले सीजन में की है। तब तक जो मार्च में मैंने अंत में जब मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने लिखना बहुत कम कर दिया, तब मैंने बंद कर दिया। पहले तो रहे लोग हिंदू मुसलमान में बिजी, वही व्हाट्सएप शेयर कर। अब वो व्हाट्सएप में वो लोग मेमो घूमता, मेमोरेंडम कि 50 साल बाद नौकरी चल जाए, रवीश जी तनी कुछ करी, तो हम क्या करी? रहुआ जाके सारा उमें जाके गाड़ नहीं जाके कादो कीचड़ में हमरा से कहते नहीं कि हम निकालिए, हमरा से निकला ही। अब मैं देख रहा हूं कि इनका एजेंडाबाजी दोबारा से शुरू हो चुका है और जिस तरह की बातें ये आदमी कर रहा है, फिर वही स्टूडियो से कैंपेनिंग कर रहा है, तंज ये मार रहा है दूसरे लोगों पे कि आईपीएस है और उसको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है। भाई वो आईपीएस है, राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं, समझ में आता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पत्रकार हो, तुम क्यों राजनीति में आ रहे हो? रवीश का हर एक कदम उन पीआर एजेंसियों की तरह होता है जो हर बदलते मोमेंट पे एक पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं अपने लिए या अपना उनका जो भी टैलेंट होता है कि क्या करना है। जैसे कि दीपिका वाले कांड में अगर आपको याद होगा तो उनका प्रिपरेशन था पूरा कि वो जाती शाहीन बाग, इधर जेएनयू में हो गया बलवा, उसमें मारपीट हो गई, वामपंथियों ने खूब बवाल काटा, सर्वर रूम तोड़ फोड़ दिया, तो उनको तुरंत वहाँ जाना पड़ा। तो ये जो क्विक इन द मोमेंट चेंज होता है, तो वो पीआर वालों का उनका तो मतलब आटा दाल वही है, वही वो खाते हैं, इट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। लेकिन रवीश का जो है, रवीश भी पीआर वाले मूव्स करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे करता है। ये जो अभी शुरू किया था, एक तो प्राइम टाइम इनका चल ही रहा था, उसमें प्रोपेगेंडा चल ही रहा था। एक ही पॉजिटिव बात ये थी कि बाकी टीवी मीडिया जो है एक ही तरह की चीज़ें लगातार कवर करते जा रहा है, सुशांतमय हो चुका है। वहीं रवीश के अपने प्रोग्राम में, हालांकि उनका चैनल भी सुशांतमय है, उन्होंने भी ज्ञान देने की कोशिश की थी कि 29 अगस्त से लेके इतने तक हमने देखा तो फलाने चैनल पे 200 थे, इनके खुद के चैनल पे उसी टाइम पीरियड में 169 वीडियो थे सुशांत या रिया से रिलेटेड। तो ये सारा ज्ञान इन्होंने, लेकिन खुद अगर इनके निजी प्रोग्राम की बात करें, भले प्रोपेगेंडा ही आदमी दे रहा है, नेगेटिव बातें ही कर रहा है, घुमा फिरा के ही बोल रहा है, बावजूद इसके सिर्फ चॉइस ऑफ टॉपिक के लिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि रवीश हमेशा वैरायटी की तरफ जाता है। उसको शायद फ़र्क तो पड़ता है, सबको पड़ता है, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और चैनल जो है टॉप 10 से बाहर है, टॉप 10 हिंदी में। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि ट्रेंडिंग न्यूज़ जो होता है सिर्फ उसी पर रवीश नहीं रुकता। इस बात के लिए उनको दाद देनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव चीज़ है उनके बारे में, ये मैं स्वीकारता हूँ। मैं अंध विरोध में हमेशा नहीं रहता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति लगातार मतलब जिस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है वही चीज़ खुद कर रहा है, ठीक है, हम मान लिए कि सुशांत वाले केस में बाकी चैनल वाले जो है वो लगातार बिना काम का अननेसेसरीली जो है 24/7 वही चला रहे, लेकिन तुम क्या चला रहे हो? रवीश जो है सुशांत की बात अगर नहीं कर रहा है तो उसके पूरे वॉल पे जाइए, और आज से नहीं, फरवरी 2020 से जाके अभी सितंबर आ गया और तब से जाके देखिए कि ये व्यक्ति किस तरह से पैनिक बांट रहा है। और पैनिक ये बांटता है 2 तरीके से, एक प्राइम टाइम हो गया, 3 तरीके से। एक प्राइम टाइम हो गया, एक इसका फेसबुक का वॉल हो गया, और तीसरा है ये लहसुन की एक बात
करते हैं, एक उनका वो भी शो आता है, उसमें भी ये तरह तरह की चीज़ें जो है, और दिखाने में वही शब्दों की, अगर आपके पास एक तरह से शब्दों की तलवार है तो वो दुधारी होती है, आप जिस तरफ से काटना चाहें काट सकते हैं। आपके पास अगर वो है गिफ्ट बोलने की, लिखने की क्षमता है, तो आप लोगों को पॉजिटिव भी उसी विषय पे उतनी ही इंटेंसिटी से बोल सकते हैं, नेगेटिव्स भी उसी इंटेंसिटी से बोल सकते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि रवीश जो है, रवीश नंगटा होकर नाचे, हमको क्या है भाई, वो उसका निजी मसला है, वो नाचे। लेकिन हाँ, रवीश जब स्वयं को क्लेम करेगा कि नहीं हिंदी पत्रकारिता में कोई बचा है तो वो मैं ही हूँ, ऐसे तो पत्रकारिता नहीं होती। वो भोजपुरी वाला लाइव जो किया है संडे को 12 बजे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी ज्ञान दे रहा था और कटाक्ष कर रहा था अर्नब के ऊपर कि अगिया बैताल बना हुआ है और झाँव 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 बोले जा रहा है। उस पर भी मैं आगे विस्तार से चर्चा करूँगा। तुम उधर ज्ञान पूरा दे रहे हो, लेकिन स्वयं भी एक अलग तरीके से, तुमको चिल्लाने की आदत नहीं है, लेकिन मीठा जहर भी तो एक चीज़ होता है ना, तो वो ये आदमी करता है। अब है कि जब तक निजी तुम लिखते रहो निजी बातें जो करनी है, लेकिन जब तुम पॉलिसी के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर हो गया, हेल्थ पॉलिसी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इन मुद्दों के बारे में जब बात करते हो और बात करते हो जब एजेंडा ठेलने लगते हो, तब लगता है कि नहीं, इस आदमी में कुछ समस्या है, और उस पर अगर बोलने वालों ने नहीं बोला तो ये वो छुट्टा साढ़ हो जाएगा जो कि मकई के खेत में नीलगाय टाइप की कूदते हुए धांगते हुए पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। रवीश कुमार वही नीलगाय है जो कि भारत के हरे भरे खेतों में ऐसा मतलब घुसता है और चाहता है कि पूरा तबाही फैला दे, और विथ ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी, कि मुझे कोई सवाल ना पूछे। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ही घोषित कर रखा, आहा मैं कितना बड़ा पत्रकार, स्वयं को ही मतलब पूरा पत्रकारिता का ये लेके घूम रहा है। मैंने इसीलिए इसको दोबारा अब सीज़न 2 एक तरह से कहिए कि शुरू करने की कोशिश की है, क्योंकि एक तो चुनाव भी आ रहे हैं, और चुनाव के टाइम में इस आदमी की बाँछें जहाँ जहाँ भी होती है वो खिल जाती हैं, और ख़ास करके तब जब पता चल जाए कि कौन सी पार्टी भाजपा के साथ जा रही है। इसका मुद्दा नीतीश से नहीं है, नीतीश पे ये आदमी तभी कमेंट करता है जब ये कंफर्म जब हो गया कि नीतीश जो है भाजपा के ही साथ गठबंधन में दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो इसका पिछले 8 महीना का या 18 महीना का उठा के देख लीजिए कि जब ये व्यक्ति अहमदाबाद में कोरोना किस तरह से मतलब डील किया जा रहा है उसकी बातें कर रहा हो, या जब ये व्यक्ति केरल की बड़ाई कर रहा हो, जब ये व्यक्ति लिख रहा हो कि फलाने स्टेट से मुझे जो है यूपी वाले लिख रहे हैं कि यहाँ भर्तियाँ नहीं हो रही, वहाँ भर्तियाँ नहीं हो रही, ये सारी बातें, तो उसमें आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के बिहार से इसको कोई लेटर नहीं लिखता है। मतलब इसके लोकपत्र संभाग जो इसका आता था फेसबुक पे, दिन के 4 लिखा करता था एक समय, मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ 2019 की, उसमें आप बिहार के बच्चों की बेरोजगारी के बारे में, जिसके बारे में ये आज 55 मिनट बोला है लगभग रविवार को, उसमें रवीश कुमार एक मतलब आप सोचने लगेंगे कि मैंने कई बार पूछा भी था कि भाई बिहार के बेरोजगार तुमको चिट्ठी नहीं लिखते हैं क्या, हैशटैग रवीश जी आपसे उम्मीद है क्या? मतलब सारी बेरोजगारी यूपी में ही है। बेरोजगारी का मुद्दा तो अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जब सेलेक्टिव होके बात करने लगता है रवीश, तब आपको सोचना पड़ता है कि नहीं, मतलब आप उब के भी कोई काम होता है ना कि आप दिनानुदिन जो है लगातार, यद्यपि आपको लगे कि नहीं यार ये फ्यूटाइल एफर्ट है, इसमें क्या करना, ये साला सुधरने वाला आदमी नहीं है, तथापि लगातार जब आपको लगे कि हम वैचारिक एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो राइट विंग लेफ्ट विंग है या लेफ्ट विंग नॉन लेफ्ट है, उसकी जो लड़ाई है, इसमें अगर हमने हथियार डाल दिए, हमने ये सोचा कि दुश्मन जो है वो कमज़ोर हो गया। इस रवीश का मैंने देखा कि 32-33 जब तक मैंने किया रवीश की रिपोर्ट सीज़न 1 में, तब तक जो है मैंने देखा कि दिन के 4 पोस्ट लिखने वाला आदमी सप्ताह के 4 पोस्ट पे आ गया था। तो वो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। लेकिन वो जो हाइबरनेशन था उसके बाद मैंने छोड़ दिया लिखना। तो
हटाओ यार, ये तो ऐसे ही है, चलो कम तो हो गया। उसके बाद मैं फिर देख रहा हूँ कि चाणक्य ने एक बात बोली थी कि दुश्मन की संततियों का भी विनाश कर दो, क्योंकि वो फिर से वो सर उठाएगा एक टाइम में, इसलिए कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। इसीलिए मैं जो है ये सीजन 2 जो है शुरू कर रहा हूँ, और मैं कोई दया दिखाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने कन्विंस्ड हैं इन बातों को लेके कि हम जो है एक ऑलमोस्ट एक पैराडाइम शिफ्ट के ऊपर खड़े हैं। वो ट्रांजिशनल फेज में है कि जब देश बदलने वाला है। देश तो क्रमशः लगातार इवॉल्विंग प्रोसेस है, उसमें बदलता ही रहता है, लेकिन अभी जो पिछले 6 सालों से, ठीक है आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें, करनी भी चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन ओवरऑल जब आप पूरा पिक्चर देखना चाहें, ठीक है एक व्यक्ति है, एक कैबिनेट है, एक पार्टी है, एक सत्ताधारी, मतलब कुछ लोग हैं सत्ता में, उनसे हो सकता है 100 पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, मैं बहुत हाई परसेंटेज बता रहा हूँ कि चलो 20 तक जो है वो गलत है, लेकिन मुझे उनकी मंशा पे कभी संदेह नहीं होता कि वो ऐसा ही करना चाहे, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे ये लॉकडाउन हो, या कोरोना से हम किस तरह से लड़ रहे हैं, उसके बाद चाहे जीडीपी जो है नीचे जा रहा, सारी बातों को लेके। जीडीपी पे तो खैर मैंने एक अलग ही वीडियो किया है, थोड़ा सा आज भी हम टच करेंगे उसके ऊपर कि कोरोना के समय में इस तरह से क्यों हुआ। रवीश जो है भोजपुरी क्यों बोल रहा है, सबसे पहला सवाल ये है। रवीश भोजपुरी इसलिए बोल रहा है कि उसको लग रहा है कि उस बेल्ट के लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। आई लोग एगो गरीब के धौ लेता है, ओकरा अकाउंट में 2000 दे देता है, उसको साल भर दो, देना है तो काहे 3 महीना देते हो, फिर 3 महीने बाद वो गरीब नहीं रहेगा। जब उसको रोजगार नहीं दिए, उसका जो रोजगार खत्म था, और दो पैसा उसको, उसके पॉकेट में और पैसा दो ताकि अच्छा खाना खाए। खाली चावल भाकत रही लोग, चावल फाकला से हो जाई दाल से। और टाइमिंग आप देख लीजिए, बिहार का चुनाव का डेट अनाउंस होता है और 1-2 दिन के अंदर जो है रवीश आ जाता है। एक बार और बीच में इसने भोजपुरी बोलना शुरू किया था, और इस पूरे 50-55 मिनट का इसका पूरा लाइव सेशन था, उसमें इस व्यक्ति ने कोई समाधान नहीं दिया है। या ठीक है तुम पत्रकार हो, तुमसे समाधान की उम्मीद नहीं है, वो भी रवीश कुमार हो, तुम तो सिर्फ सवाल पूछते हो ना। लेकिन ये सवाल पूछना कि रोजगार नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये तो पान की दुकान पे हर व्यक्ति डिस्कस करता है। ये तो आप बिहार वाली ट्रेन में बैठेंगे तो आपको सारा मैटर जो है रवीश कुमार से ज़्यादा ज्ञान के साथ आदमी बोलता है। समाधान दो ना तुम। समाधान क्या है मैं बताता हूँ। समाधान ये है, या कम से कम लीड तो करो। तुम ओपिनियन मेकर बोला जाता है, अंग्रेजी में एक शब्द हम लोग जर्नलिज्म में पढ़ते हैं, ओपिनियन मेकर्स। तो ओपिनियन मेकर्स क्या होते हैं कि बहुत बड़े समूह को एक तरह संचालित करते हैं अपने विचारों से। उन्हें जो है, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही स्तर की सोच नहीं रखता, या उसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो उसी स्तर की नहीं होती है। तो ओपिनियन लीडर्स या ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं वो चीज़ों को बताते हैं, दूसरे लोगों तक प्रसारित करते हैं, वो संचारित करते हैं, दूसरे लोग सीखते हैं। तो तुम लोगों को कह रहे हो कि हाँ जिम्मेदार नागरिक बनिए, तुम जिम्मेदार नागरिक बनो ना। सब आदमी जानते हैं कि बिहार की नहीं पूरे भारत की का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बारिंग अ फ्यू स्टेट्स बहुत सड़ी हुई है। ठीक, बिहार की ही बात करते हैं। DMCH का भी देखा हुआ है, हमने बेगूसराय का भी सदर अस्पताल देखा है, और भी जगहों का देखा है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार मामले में क्या हुआ था पिछले साल, वो भी हमने देखा। स्थिति जब खराब है तो क्या रवीश कुमार जो लोकल लैंग्वेज पकड़ रहा है, अभी भोजपुरी में बोल रहा है, हैज़ ही गोन एंड विजिटेड एनी हॉस्पिटल इन बिहार जिसमें चेंज हुआ हो थोड़ा सा? ऐसा नहीं है कि बिहार में किसी हॉस्पिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं जिस ज़िले का हूँ वहाँ एक बहुत ही रिमार्केबल IAS अफसर आया था, यंग लड़का, राहुल कुमार नाम था।
और उसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ढेर सारा बजट जो है दे दिया, बोला कि हाँ अब बेगूसराय के सदर अस्पताल को इतना 100 करोड़, नहीं। सरकारी अस्पतालों को सिर्फ साफ सफाई हो जाए उनकी, वहाँ सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, सफाई करने वाले होंगे, सैनिटेशन के लिए होंगे, वहाँ फिनाइल डालने वाले, बेसिक बेयर मिनिमम एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको वो सरकारी लोग होते हैं, वो अपना काम क्यों नहीं करते हैं? अगर एक डीएम एक ज़िले के सदर अस्पताल का चेंज कर सकता है, मैं बहुत बड़े अस्पताल डीएमसीएच टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे अस्पताल सदर अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जहाँ से लोगों को दवाइयाँ मिलती है, जहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, वो अपना नाम इधर लिखाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अगर एक व्यक्ति बेगूसराय में बदलाव ला सकता है तो वो उसी तरह हर एक डीएम अपने स्तर पे कर सकता है। ये एक समाधान है। आप बताइए कि तुम प्रेशर बनाओ, लोगों को अगर घेरना ही है, नेता को हमेशा घेरने से नहीं होगा। तुम घेरो इन पब्लिक ऑफिशियल्स जो है उनको घेरो, नेता को घेरने से कभी कुछ नहीं हुआ इस देश में। एक दो बार बिहारी लोग जगा था तो बिहार का और केंद्र का सत्ता पलट दिया था, इमरजेंसी वाली बात अगर आपको, जयप्रकाश आंदोलन जो है वो वाली बात अगर आप, 1 लाख बिहारी बस उतने में टाइट कर दिया था हालांकि। लेकिन आज के दौर में उतना समय नहीं है लोगों के पास। तो अपने ज़िले के अगर कलेक्टर को तुम पकड़ोगे, खास करके यंग और मोटिवेटेड जो लोग होते हैं, तो दे कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंज। उसी तरह शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं कि टीचर जो है मतलब नहीं है फलाना ढिमका। जिन टीचरों की बहाली हुई है शिक्षा मित्र हुआ करते थे, क्या उनका लेवल उतना है कि वो डायरेक्ट जो है मिडिल स्कूल में पढ़ा सकें? पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षकों को तुमने हर उस काम में फंसा रखा है जो काम उनको नहीं करना चाहिए। मिड डे मील का चार्ट बना रहा है, किस बच्चे को ड्रेस मिला उसका बना रखा है, जनसंख्या वाला सर्वे भी उन्हीं को करना है, मतलब शादी में जो है सब्जी बांटना है, सामूहिक विवाह में, इस तरह की भी खबरें हम सुनते हैं। इन सब में तुमने टीचरों को फंसा के रखा है। ये डिमांड करो ना कि टीचर को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने को कहा जाए, और टीचर जो शिक्षा मित्र बन के आया वो फिर समान वेतनमान की क्यों बात करता है? मेरे घर में टीचर ही टीचर भरे हुए, और मैं जानता हूँ उनका कैलिबर क्या है, किस तरह के टीचर। कुछ अच्छे हैं, कुछ गोबर हैं, लेकिन फिर भी मतलब किसी तरह टीचर बन गए। उन्हीं में से कई हैं जो मतलब शुरू हुआ था बहुत कम से, 4,000 रुपये या 2,500 से, और वो बढ़ते बढ़ते अब जो है ठीक ठाक पैसे पा रहे हैं, लेकिन उनके स्किल सेट में कोई सुधार नहीं हुआ है, वो वैसे ही हैं। टीईटी के एग्ज़ाम्स देने की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, ट्रेनिंग में पता चलता है कैसे कैसे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, उसमें भी चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। तो तुम जिन काबिल टीचरों के वैकेंसी की बात कर रहे हो, पहले तो ये करो कि जब ये लोग स्ट्राइक करते हैं, जब ये लोग एक प्रेशर ग्रुप बना के और सीएम आवास को घेरते हैं और वेट करते हैं कि जब चुनाव का टाइम आएगा तब हम स्ट्राइक करेंगे, तब जो है ये तब क्यों नहीं ऐसी आवाज़ मतलब मीडिया से उठती है कि नहीं ये लोग जो है अगर ये ढंग से पढ़ाते नहीं है तो इनको वेतनमान क्यों दिया जाए? नॉर्मल जो टीचर हैं जो ढंग से पढ़ाते हैं या जो अलग व्यवस्था से चुन के आए, दोनों में अंतर है। तो इस तरह के सुझाव देना और लोगों को सिर्फ ये नहीं कहो कि हाँ आप जो है नेता से क्यों नहीं सवाल पूछते, नहीं, वो दैट डजंट वर्क। लोगों को ऐसे सॉल्यूशन दो, ऐसे समाधान दो, या कम से कम सुझाव दो जो आदमी गांव के स्तर पे शुरू कर सकता है। मैं भी ये जानता हूँ कि मैंने जितनी बात बोली हो सकता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल ना हो, लेकिन अगर बेगूसराय का सदर अस्पताल साफ सुथरा हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, तो क्या उस पर किसी ने बात की? उसको एक मॉडल की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया गया? उसके बारे में क्यों मीडिया में ही बात नहीं? ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, सड़कों के बारे में बात करते हैं, मतलब हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं बिहार में और बहुत सारी चीज़ें मतलब एज इट इज़ है जो लालू के दौर में था, और 15 साल के नीतीश के मुख्यमंत्रित्व में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। उन सब पे बात की रवीश ने। अब मैं मतलब थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया क्योंकि बिहार चुनाव है और थोड़ा मैं भाग गया था। अब रवीश ने बात की एक
तालाबंदी के बारे में शुरू ही करता है और पूरे में इसने सिर्फ पैनिक बांटा है। मतलब ये कहते हुए लोगों को कि कोरोना को आप सीरियसली लीजिए। रवीश बार बार डेटा कि 95,000 लोग मर गए हैं, इस तरह की बातें बताइए। 95,000 लोग मर गए कोरोना से मार्च से लेकर अब तक। अखबार तो तारीफ होता है। और फिर कुछ फर्जी डेटा भी इसने दिया अमेरिका के बारे में बोलते हुए कि वहाँ जो है कॉमन फ्लू से 20,000 मर जाते। 20,000 ने 24,000 से 62,000 तक लोग जो है पिछले 5 सालों में अलग अलग जैसा भी सीजन आता है फ्लू में, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, सर्दी खांसी से अमेरिका जैसे देश में इतने लोग मरते हैं। 62,000 तक लोग जो है एक सीजन में मर जाते हैं। और हमारे यहाँ कोरोना में 95,000 मरे हैं। 1.3 बिलियन 1.3 अरब लोग यहाँ पे। और ऐसे देश में अगर सितंबर में, जो कि आप देख लीजिए ये नवा महीना ख़त्म होने वाला है और मार्च के शुरुआत से अगर हम माने कि हमारे यहाँ पहला केस आया था, तो आप देख लीजिए कि 7 महीने में अगर हमने 95,000 केसेज जो मतलब डेथ के हैं और 90% लोग जो है रिकवर कर चुके हैं, दैट मीन्स अ लॉट। इसका मतलब है कि इतने बिगड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच भी जिस तरह के कदम अलग अलग सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी लिए, लॉकडाउन किया, अनलॉक किया, जिस तरह से किया, तो उससे पता चलता है कि हाँ, हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा किया है। रवीश जो है बोलता है कि तालाबंदी में 2 महीना तालाबंदी कर दिया, देश को डुबो दिया। ठीक है, उसके बाद मज़दूरों के बारे में बोलने लगा कि मज़दूर जो है रास्ते पे आ गए, उनके पास खाने के लिए नहीं था। फिर ठीक है, खाने का इंतज़ाम कर दिया। बेरोज़गारी के बारे में फिर बोलने लगा कि लोग सारे बेरोज़गार हो गए। उन्हीं मज़दूरों की बात करते हुए सबको पैसा क्यों नहीं दिया, सिर्फ अनाज देने से क्या होता है। आप सोचिए कि जिस देश में लगभग 80 करोड़ जनता को सरकार जो है फ्री में अनाज दे रही है, गवर्नमेंट वाज नॉट बाउंड टू डू दिस, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है लोगों को जब इस तरह के क्राइसिस आए, भले अननोन क्राइसिस है, फिर भी आपको देना है। ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी क्या थी? जब एक अननोन डिजीज़ आता है, हमें सबसे पहले पता नहीं था फैलता कैसे, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है कैसे है। जैसे जैसे फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह से बात आनी शुरू हुई, भारत ने प्रिकॉशंस लेने शुरू किए, थर्मल स्कैनिंग शुरू की, लोगों को चेक करना शुरू किया जो विदेश से आए, उनकी हिस्ट्री देखी जाने लगी और मार्च से सीरियस ही हो गया और लॉकडाउन, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा। रवीश जो है इसी लॉकडाउन जिसका क्रिटिसिज्म ये कर रहा है, वो रवीश बोलता था एक टाइम में, इसी के आप चले जाइए, मार्च वाला जितना इसने फेसबुक पोस्ट लिखा उस पर जाके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे रवीश लगातार ये आपको लिखता और बोलता दिख जाएगा कि हमने डिले कर दिया, सब चीज़ हमने बहुत देर से जगे, इस तरह की बातें कर रहा था। और फिर इसी के चैनल पे आपको दिख जाएगा कि ये स्वीडन के लोगों की बड़ाई कर रहा था कि स्वीडन का एक वायरोलॉजिस्ट था, उसने बोला कि नहीं, लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा हमारे यहाँ। तो इसने, और आज भी इसने 2 देशों से कंपेयर करने की कोशिश की, एक भूटान से एक और नेपाल से। एक के बारे में बोला मैं डेटा देता हूँ, लेकिन डेटा उसके पास मिला नहीं। अब सोचिए कि एक आदमी का, उसकी बुद्धि विवेक या तुलनात्मक क्षमता जो है वो कितनी लो रही होगी, कितनी नीचे रही होगी, जो 1.3 बिलियन अरब देशों, मतलब लोगों वाले देश की तुलना किससे कर रहा है? स्वीडन से। इतना छोटा सा देश है, भूटान से उससे भी छोटा, नेपाल से। इन सब की जनसंख्या देखिए, स्वीडन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, भूटान का देखिए कि उन्होंने क्या किया था। एक जहाँ जहाँ भी छोटा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित, कोरोना जब दुनिया को प्रभावित करने लगा था और वहाँ तक जब तक पहुँचने में देर हो चुकी थी, छोटे देशों के लिए खुद को बंद करना और किसी भी इन्फेक्शन को या इस तरह के महामारी को
मतलब एक तरह से लॉक कर देना, बाहर ही रख देना, आइसोलेट कर लेना खुद से बहुत आसान होता है। उनकी इकोनॉमी छोटी होती है, उनके नागरिक समझदार होते हैं। आप जाके देखिए भूटान के नागरिक कितने वेल बिहेव्ड और डिसिप्लिन्ड, आप उसकी तुलना इंडिया से कर रहे हैं जहाँ पे लोग मास्क गले में लटका के घूमते हैं। आप स्वीडन की तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान से, जस्ट बिकॉज वहाँ का एक डॉक्टर ने ये बोला। और दुर्भाग्य देखिए रवीश का कि उसी डॉक्टर ने बाद में क्लेम किया कि नहीं मैं गलत था। रवीश ने वो वाला नहीं दिखाया। कोरोना की ही अब ये आते हैं तालाबंदी के ऊपर, फिर रवीश बात करते हुए बोलता है कि हाँ देश को डुबा दिया। और तालाबंदी रवीश का नया नोटबंदी है। डिमोनेटाइजेशन पे अभी भी कभी कभी रो देता है, बिलख देता है, जब खास करके राहुल गांधी रोते हैं तब। अगर सरकार नहीं करती तो जो आंकड़ा हम अभी सितंबर में टच कर रहे हैं ना, ये आंकड़ा आप ये पीक कर जाता आपको मई वही। और यही रवीश अपने ही चैनल पे और इन्हीं के गिरोह के चैनलों पे लोगों ने आके बोला है कि भारत में 67 करोड़ तक प्रभावित हो सकते हैं, मई के एंड तक 50 करोड़ तक हो जाएगा। इस तरह के डेटा दिए हैं। उन्होंने किस आधार पे दिया? जब इस तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं, कोई आपका मित्र हो जानकार इन तरह के मॉडल्स का, तो आपको बताएंगे कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या डाला जाता है। सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका में इतने दिन में यहाँ पहुँचा तो इंडिया में वही प्रोग्रेशन होगा, नहीं। वहाँ पे डेमोग्राफिक बिहेवियर क्या है। जब हम सबसे मतलब कंटेनमेंट वाले दौर में थे तब तबलीगियों ने यहाँ पे क्या गंद मचाया वो सबको पता है। उसको सब कहने लगे कि नहीं हिंदू मुसलमान, नहीं, कोई एक समुदाय है, समुदाय का एक छोटा हिस्सा कह लीजिए जो तबलीगी जमात को फॉलो करता है, वो जानता है कि उसको कोरोना है, उसके लक्षण है, वो बोल रहा है कि आओ मस्जिदों को आबाद करो। मोहम्मद साद की मैं बात कर रहा हूँ। निज़ामुद्दीन मरकज़ ने इस देश के किस कोने में नहीं पहुँचाया है। छोटे छोटे गांव के मस्जिदों से निकले हैं लोग जो तबलीगी जमात के थे, जो निज़ामुद्दीन मरकज़ अटेंड करके आ रहे थे। ये सब उस टाइम हो रहा था जब भारत में कोरोना जो लग रहा था ग्राफ फ्लैटन होगा। और उसके बाद आप जाके देख लीजिए कि किस तरह से वो अचानक से स्पाइक आता है। एंड सिंस देन वही होता है ना कि जब एक जगह से 1000 लोग निकले और 1000 जगहों पे गए, वहाँ पे एक एक दो दो को इन्फेक्ट किया, तो वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से 1 से 3, 3 से 9 इस तरह से स्क्वायर होते जाता है। वो अलग अलग स्क्वायर क्यूब जो भी है, जिस तरह के नंबर्स आपको मिलेंगे वो होते जाए। इन बातों पे जब डिस्कशन हो रहा था तब जो है एक दो इधर उधर से कुछ ले आया गया और बोला कि नहीं नहीं देखो ये डिमोनाइज किया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स पे कौन अटैक कर रहा था? हेल्थ वर्कर पे किस मजहब के लोग अटैक कर रहे थे? जब आंगनबाड़ी के लोगों को मारा पीटा है, तुम्हारी भलाई के लिए जो जा रहे थे उसको मारा पीटा है। तो वही है कि ये जो है पूरे लॉकडाउन को ऐसे बता रहा है कि इकॉनमी बर्बाद हो। किस देश की इकॉनमी अच्छी हो गई लॉकडाउन में? ये बात तो रवीश नहीं करता है ना, बोलता है कि नहीं बाकी लोग तो ऐसे ही आते हैं, मेरे पास डेटा है तो डेटा दो ना। किस देश की इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई? नेगेटिव में सब की गई है। अमेरिका की ईयर ऑन ईयर देखो 37% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर की बात हम करते हैं और बोलते हैं भारत जो है 24% सिकुड़ गया। साउथ अफ्रीका का देखो इमर्जिंग इकॉनमी था, यूके का देखो, फ्रांस का देखो, जापान का देखो। ठीक है कि हम जो है ज़्यादा हिट हुए हैं। हम ज़्यादा हिट इसलिए भी हुए हैं कि हम डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है। हम ज़्यादा हिट इसलिए भी हुए हैं कि 80% मतलब 80% 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त में राशन दी जाएगी, उसमें 1.74 लाख करोड़ रुपया जाएगा सरकार का। इतने के बाद भी रवीश का प्रपोजल सुनिए आप कि बेरोजगार हो गए लोग, सड़कों पे आ गए लोग, उसको एक भत्ता तो देना चाहिए ना। दाल चावल से खाली क्या होता है? वो उसका मन तरकारी खाने का भी करेगा ना, वो हल्दी कहाँ से लाएगा और नमक कहाँ से? किस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पे? 3 महीने बाद वो गरीब नहीं रहेगा। जब उसको रोजगार नहीं दिए, उसका जो रोजगार खत्म था, और दो पैसा उसको, उसके पॉकेट में और पैसा दो ताकि अच्छा खाना खाए। खाली चावल भाकत रही लोग, चावल फाकला से हो जाई दाल से। जिस आदमी के या जिस पूरे एक बड़े लार्ज पॉपुलेशन पे जब जीने और मरने मतलब सर्वाइवल उसके लिए पहली चीज है,
और वो सरकार ने दिया है। सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो हम उसे इनसेंसिटिव कहते। सरकार ने दिया है, आरएसएस के सेवा भारती जैसे संगठनों ने इंश्योर किया है कि एक भी मजदूर जो है भूख से कम ना मरे। क्या आपने कहीं खबर पढ़ी कि कोई मजदूर भूख से मर गया? इक्का दुक्का जिसकी खबर कि कोई जो है दिल्ली से पैदल जा रहा था बिहार, शायद बनारस में मर गया। जब इस तरह की ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि उसने कोशिश की हो, उसे हेल्प ना मिली, लेकिन ये अपवाद है। भारत में कितने करोड़ लोग मजदूर हैं और उनको फिर पहले सरकार पे प्रेशर बनाया कि लॉकडाउन कर दिया इनको। मतलब ऐसा नहीं था कि यही मजदूर अभी अपने गांव में जाकर कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, रवीश खुद कह रहा है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग जहाँ पे थे पहले, मान लीजिए बिहार का मजदूर पंजाब में था, वहाँ पे कहीं रह रहा होगा, वहाँ के डीएम को, जैसे गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा का डीएम था, उसने बोला कि भाई कोई मजदूरों से रेंट नहीं लिया जाए जो भी इन इलाकों में रह रहे हैं। अगर इन बातों को स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स कर देती तो ये मजदूर तो आते ही नहीं, इनको आना ही नहीं पड़ता। वैसा नहीं हुआ। मीडिया में रवीश जैसे लोग, फिर कांग्रेस पार्टी और तमाम ने एक सधी हुई योजना के तहत, क्योंकि कोरोना जो है कंटेन हो रहा था, कोरोना कारण उस तरह की क्राइसिस उत्पन्न नहीं हो रही थी जिस तरह की इन्होंने सोचा था। इन्हें लगा कि पूरी कुव्यवस्था और मारामारी हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लोग सड़कों पे नहीं आए। तब इन्होंने प्लान यही डिवाइस किया कि लेट्स क्रिएट प्रेशर इन द नेम ऑफ मजदूर। मजदूरों के नाम पे इन्होंने, नहीं मजदूर यहाँ मर रहा है, वो कोई नहीं मरा। जो मरे अनफॉर्चुनेटली ट्रेन वाला एक इंसिडेंट हुआ और इक्का दुक्का जो पैदल चल रहे थे डिहाइड्रेशन के कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, उसको भी बचाया जा सकता था। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अंतिम व्यक्ति तक वो जो है मदद पहुंचाए। नहीं हो रहा है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी मान लेते हैं। तुम लोगों की क्या जिम्मेदारी थी? इतना प्रेशर क्रिएट किया कि कोरोना पीक जब कर रहा था, जब लोगों को पता नहीं था, जब लोगों में ये बिहेवियरल चेंज नहीं आया था कि मास्क हमेशा रखना है, हाथ धोना है, जब हम लर्निंग फेज में थे एज ए पॉपुलेशन, उस समय पे इन लोगों ने क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की। बसों में भर भर कर मजदूर इधर से उधर गए और वो टिकिंग टाइम बॉम्ब था। और हो ना हो उसका भी फर्क पड़ा है कि जो लोग बाहर से आए, क्योंकि आप कितना भी चेक कर लेंगे, जो एसिम्प्टोमेटिक है वो ट्रेन पे बैठेगा फिर कैरियर बन के चला जाएगा। तो मैं इसमें मजदूरों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इतना इनसेंसिटिव हूँ कि बोल रहा हूँ कि नहीं मजदूर कैसे चले, नहीं, मैं उन लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि श्रमिक ट्रेनें चलानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में बैठ के जो है वो बड़ा जो है मालपुआ खा रहे हैं और वो उनको काम में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। रवीश खुद बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, और तब वो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता दीजिए, एक तय आय जो है आपने 500 रुपया और 2000 रुपया दे दिया, उससे क्या हो जाता है। आत्मनिर्भर पैकेज में छोटे लोग, मतलब जो खोमचे लगाते थे, छोटी दुकानें करते थे, उनके लिए प्रावधान था कि उनको मदद के तौर पे, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक हुआ है कि उनको चिन्हित किया जाए और उनको मदद पहुंचाई जाए कि उनके लोगों के हाथ में कैश हो। ये सारी चीज़ें सरकार ने की है। और आप कभी मत, ये पूरे डिस्कशन के दौरान आप कभी मत बोलिए, या कोरोना के बारे में जब भी आप चर्चा करते हैं, ये मत भूलिए कि भारत कितना बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और हम कितने अनुशासनहीन जनता है, केओटिक है। हम लॉ तोड़कर गौरवान्वित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है वो काबिल तारीफ है कि हमारे यहाँ अभी भी डेथ का डेटा जो है, आप अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे हो ना, करो, उसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो किस तरह का था और वो लोग कैसे टैकल कर रहे थे वो भी देखो। बावजूद उसके इंडिया का देखो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम लोग ऐसे हैं, वो इतने ऊपर हम इतने नीचे, बावजूद इसके हमारा डेथ का और 4 गुना पॉपुलेशन है हमारा। सारे वेरिएबल्स जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया अभी भी, आई एम नॉट टेलिंग दैट 95,000 डेथ्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, नो, इट इज नॉट। इवन 1 person डाइंग ऑफ
of some unknown unnatural reasons, that is very sad. उसको नहीं मरना चाहिए था। लेकिन हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हो रहा है कि ठीक है, हम इतने डिस्टेंस्ड हैं उन खबरों से कि वो संख्या जो है एक बनकर रह जाती है, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन सब बात देखते हुए मेरा आकलन यही है कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे जो है एक तरह से कंटेन किया, इसको नियंत्रण में लाए और रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 90% टच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रोग्रेशन होता है और उसमें है कि जैसे जैसे टेस्टिंग के लैब्स हमेशा बढ़ रहे हैं, कोरोना का डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ा है, हमने मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे होने लगी है। पहले रविश रो रहा था कि वेंटिलेटर नहीं है, लोग मर जाएंगे। अब कितने लोग मर गए बिना वेंटिलेटर के, ये भी पता करो। अभी हो गए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है कहीं पे। सारी चीज़ों को देखते हुए रवि जो है इस पूरे भोजपुरी प्लाप में जो है सिर्फ पैनिक पैनिक पैनिक, बस यही बांटा कि सरकार जो है कुछ नहीं करे, सरकार कुछ नहीं करे। सबको एक आय देने, यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का जो कॉन्सेप्ट जो है 11,000 रुपया जो बोल रहा था हर महीने देने का राहुल गांधी एक टाइम में, और जो कमलनाथ की सरकार आती है तो किसी को नहीं दिया गया। रवीश उसी गैंग का एक विचारक है, वो वही बोल रहा है कि नहीं, सारे बेरोजगारों को क्यों नहीं आपने हर महीने इतना पैसा क्यों नहीं दिया। क्या वो संभव है? पैसा कहाँ से आएगा? खुद स्वीकार रहे हो कि इकोनॉमी डूब गई, देश डूब गया। खुद बोल रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है, देश डूब गया। लॉकडाउन में स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना है। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था तुम्हारी बंद ठप पड़ी हुई है, ठीक। हेल्थ पे तुम्हारा एक्सपेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजन दे रहे हो तुम गरीब लोगों को, वो एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज तुमने अनाउंस किया, वो भी एडिशनल बर्डन है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है कि बजट में इनका प्रावधान था और वहाँ से निकाला दे दिया, नहीं, ये बियॉन्ड द बजटरी एलोकेशन से। हाँ, आत्मनिर्भर भारत में हमने बजट का भी कुछ एडजस्ट किया, लेकिन बात वो है ना कि जब बजट भी आता है फिर भी 3% फिजिकल डेफिसिट होता है कि कमा हम रहे हैं मतलब 97 रुपया, खर्च हम साल में कर रहे हैं 100 रुपया। तो ये जो 3 रुपया जो है और वो जब लाखों करोड़ में पहुंचता है तो इट इज़ अ वास्ट गैप। उसके बाद जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई। सरकार कहाँ से, मतलब नोट छापे सरकार। आप दुर्भाग्य से रवीश के चैनल पे ऐसे ही लोग आते हैं, अनिंद्यो चक्रवर्ती या क्या तो नाम है, वो आता है आर्थिक जानकार बन के, बोलता है कि नहीं नोट छाप देना चाहिए, उससे मिट जाएगी। आपको पता भी है नोट छापने का कितना बुरा इम्प्लीकेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन किस लेवल पे जा सकता है। नोट उसी मात्रा में छपती है जो तुम्हारी औकात है, औकात से बाहर नोट छापोगे वो नोट जाएगा कहाँ? नोट घूम फिर के तो वहीं आना है ना, उसी रिजर्व बैंक के पास जाएगा, उन्हीं लोगों के पास जाएगा। तो नोट छापने से क्या होगा? उसी तरह नोट तुम देते जाओगे, कब तक देते जाओगे? बेहतर है कि जो आपदा को अवसर में बदलने की बात होती है वो किया जाए, लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए कि अभी गांव में हो तो गांव में ही कुछ करने की कोशिश करो, और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इंतज़ार करो कि पूरे विश्व से ये महामारी जाए और उसके बाद जो है बेहतरी लौटे। लेकिन रवीश वो भी मानने को तैयार नहीं। वो अपने इसी में बोलता है कि लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी गई, पैसा घट गया। ये सारी रियलिटी है, इसमें झूठ नहीं बोल रहा है रवीश। बोल रहा है कि मेरा पैसा कट गया, झूठ रवीश कहाँ बोल रहा है इसमें। वो बोल रहा है कि ये गई नौकरी अब नहीं मिलेगी। अमनियों में घट गई, पत्रकार लोग का भी नौकरी गई, मिली अब दोबारा क्यों के ना मिली? किस बेसिस पे बोल रहे हो भाई? नौकरी चली गई, वो मिलेगी ही नहीं। ये किनको तुम मतलब किस आधार? आप सोचिए कि क्या इसी तरह इकोनॉमी रहेगी, इसी तरह फैली रहेगी बर्बादी? क्या ये महामारी हमेशा के लिए रहेगी? नहीं भी रहेगी तो अनलॉक के बाद धीरे धीरे ऑफिसेस खुल रहे हैं ना, नौकरी जा रही है, नौकरी क्रिएट भी तो हो रही है, नई तरह की नौकरियां। ऑनलाइन टीचिंग के सेक्टर में आप जाके देखिए, आप टीवी देख रहे हैं ना, यूडेमी का ऐड आता है, खान्स एकेडमी का आता है, बायजू जो कर रहा है उसका आप देखिए, अपग्रेड देखिए,
इन सब का मैंने पिछली बार भी रोजगार पे जब बात हो रही तब भी मैंने बोला था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार रोजगार के मामले में बहुत अच्छा कर रही है, नहीं, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया कि कम से कम सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर हर साल वैकेंसी आनी है तो साल भर के अंदर सारा उसकी प्रक्रिया जो है खत्म हो जाए। इसको चुनावी मुद्दा मत बनाओ कि जब चुनाव आने वाला है तब तुमने इतनी वैकेंसी निकाल दी। सारी सरकारें यही करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। इसमें क्लीन चिट देना जो मूर्खता है, मतलब वो अपने जमीर को बेचने जैसा है। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि नहीं नौकरियों के मामले में सारी सरकार बहुत अच्छा, नहीं, मैं ये बोलता हुआ आपको दिख जाऊंगा कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो भी नौकरी ही कही जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी जिस तरह से सरकारें देती हैं, जो उसकी पूरी प्रक्रिया है, किसी में 3 साल लग रहा है, कहीं कहीं 10-10 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, तो उसको लेके मैंने कहा कि 1 साल में वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फरवरी 2019 में वैकेंसी निकाली और सितंबर तक जो है 2020 तक उसका डेट तक नहीं बताया बच्चों को। ये जो है अन्याय है। अन्याय नहीं, मतलब अन्याय तो बहुत छोटा सा शब्द है, ये एक तरह से नोइंगली अत्याचार करना हुआ बच्चों के ऊपर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हुआ, क्योंकि 20 महीने तुमने बताया ही नहीं कि डेट क्या है, और उसका डेट दोगे तुम और वो करने में फिर 3 साल बीत जाएगा। 3 साल में व्यक्ति कहाँ से, मतलब इतने परिवर्तन आ जाते हैं लोगों की निजी जिंदगी में। 3 साल में फ्रस्ट्रेट हो सकता है स्टूडेंट। हर 1 घंटे में इस देश में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है, चाहे नौकरी के कारण करे या क्या कहते एग्जाम के दबाव के कारण करे। खैर, रवीश जो है इसी में मतलब चुनाव कराने को लेके भी रवीश ने बोला कि तब तो तालाबंदी करा दिए, अब जो है चुनाव भी करवा रहे हैं, तो क्या करे, चुनाव सरकारें बंद करवा दें। चुनाव नहीं करवाएगी सरकार अगर इसी का बहाना दे, कोरोना का बहाना दे के, तब रवीश ही बोलेगा कि अरे बाकी चीज़ें हो रही हैं, लोग पार्कों में घूम रहे हैं और चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। बीजेपी जो है असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि टर्म जो है नवंबर में ख़त्म हो जाएगा बिहार सरकार का, असंवैधानिक तरीके से भाजपा जो है सत्ता पे अपनी पकड़ जो है बनाए रखना चाहती। इस तरह के लोग हैं ये कि मध्य प्रदेश में जब वही नंबरों के जोड़ तोड़ से भाजपा की सरकार वापस आ जाती है, तब ये लोग हाय तौबा मचाते हैं, और वही गलत तरीके से सरकार जब बनती है महाराष्ट्र में, तब जो है कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि आप चुनाव के बाद भी जो है अलग अलग विचारों के लोग मिलकर सरकार बना सकते, इस तरह की बातें करते हैं। रवीश को अगर आप याद करेंगे, मार्च के महीने से लेके आप जून तक या फरवरी से मार्च अप्रैल तक अगर आप जाएंगे, रवीश आपको हर दिन एक पर्टिकुलर स्टेट को जो है टारगेट करके लिखता हुआ दिखेगा। अहमदाबाद, गुजरात के बारे में, वहाँ ये हो गया, वहाँ इतने लोग खड़े रहे, 4 बजे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आए लेने के लिए, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, अहमदाबाद में इतने लोग मर गए, यहाँ पे इतने लोग मर गए। और पूरा एक वो जो है जिस मॉडल की तारीफ करता था केरल की, उस मॉडल की अभी क्या हाल है वो भी जाके आप देख लीजिए। और आप देखेंगे कि रवीश ने कभी भी पुणे और मुंबई, ये 2 जो हब हैं, और दिल्ली, इनके ऊपर कभी कुछ नहीं बोला कि यहाँ की सरकारें क्या कर रही। दिल्ली में अगर अमित शाह ने खुद जो है वहाँ पे जाके इंटरवीन नहीं किया होता, हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो दिल्ली में बर्बादी फैल चुकी होती, क्योंकि दिल्ली के लोग सबसे बड़े लंपट हैं, कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। बावजूद इसके कि यहाँ ठीक ठाक हॉस्पिटल्स तो हैं कम से कम, लेकिन डेंसिटी भी पॉपुलेशन को 1.8 करोड़ लोग हैं, ये ऑफिशियल डेटा है, तो वो कहाँ जाएंगे। बाहर से भी लोग आके यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी से हैंडल नहीं हो रहा था, वो हाय तौबा मचाए हुए था। तब जो है यहाँ पे अमित शाह आते हैं, फिर जो है कोविड वाला जो सेंटर बनता है, और उसके बाद जो है चीज़ें जो नॉर्मल होनी शुरू होती। इन सब पे रवीश ने कभी कुछ नहीं बोला। जिन जिन जगहों की बड़ाई कर रहा था, उन जगहों पे बर्बादी पूरी तरह से फैली हुई है। अब लिख रहा है रवीश, इसी में बोलते हुए बोलता है कि कोरोना में लोग मर रहे हैं और टीवी अखबार में वो खबर नहीं आती, इसलिए आप लोग को लगता है कि नंबर है, और आप उसकी पर्सनल स्टोरीज नहीं जान सकते। इन बात यह है कि पर्सनल स्टोरीज जान के हम करेंगे क्या। पर्सनल स्टोरीज तो हम बहुत लोगों की जानते हैं,
जब कोई भी आज ही जैसे हाथरस वाला एक केस आया था, मामला आया था, दलित लड़की थी, तो उसकी हम स्टोरी जान के क्या क्या कर लेंगे, इस मुद्दे में हमसे क्या हो जाएगा, या कोरोना में जो 95 डेथ्स हुए हैं उतनी स्टोरीज जान के हम क्या कर लेंगे उनके परिवारों के बारे में जान के। अगर सरकार की गलती होती कि सरकार कोरोना फैला रही है तब हम कोसते, तब हमें उसकी जानकारी होती। अभी दुर्भाग्य से यही है, इसमें दो चीज़ें हैं, क्या हर स्टोरी नेशनल मीडिया में कवर होती है? रवीश से ही बात कर रहा हूँ मैं। रवीश खुद किस तरह की स्टोरीज लेता है जो उसको सूट करती है। रवीश ने दिल्ली दंगों पे किस तरह की स्टोरी की थी, मोहन नर्सिंग होम वाला याद होगा आपको मामला। उसको जो सूट कर रहा था कि आदमी छत पे था, वो ऑटो चालक था बुलंदशहर का, मोहन नर्सिंग होम के छत पे वो कर क्या रहा था दंगों के दौरान? वहाँ गोलीबारी हो रही थी, इधर से भी गोली चला रहा था उधर से भी, तो वो कर क्या रहा था वहाँ पे? दंगों में लोग छुपते हैं, छत पे नहीं जाते हैं। वो क्या कर रहा था? बाद में पता चला उसको जो गोली लगी है वो जो है 70 मीटर दूर या बहुत दूर है, उससे भी ज़्यादा दूर जिधर से गोली मारने की ये लोग बात कर रहे हैं। तो उस पर तो नहीं बताए, मतलब बाकी टाइम में अपने हिसाब की खबरें चला रहे हैं। यह बता रहे हैं कि 95,000 लोग मरे, क्या हम जानते हैं एक संख्या बनकर रह गई। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि वो संख्या बनकर रह गई, लेकिन क्या करें, सारी कहानियाँ जान के हम क्या कर लेंगे? अगर किसी का दोष होता तो वो तो एक कहानी भी हम काफ़ी होती है, निर्भया जैसी एक स्टोरी विचलित करने के लिए काफ़ी होती है, उस पर डिबेट शुरू हो जाता है। ऑल यू नीड इज़ वन स्टोरी। कोरोना पे तो हर दिन कोई ना कोई स्टोरी आ ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। लोकल स्टोरी लोकल जगहों पे छपेगी, जो उस तरह की कुछ होगी जिसमें अस्पताल की गलती हो, बेड नहीं मिला, तो वो सारी खबरें हम तक पहुंचती। हो सकता है रवीश जी तक नहीं पहुंचते होंगे, इसलिए ये बोल रहे होंगे। गरीबों को साल भर पैसा देते रहो, सिर्फ चावल दाल से क्या होगा, मतलब चावल दाल से क्या होगा, और बढ़िया खाना खाने का नहीं भाई। गरीब को सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि उनको जीवित रखा जाए, उनको इस स्थिति में रखा जाए कि उनको बेसिक न्यूट्रिशन जो है, पोषण उनको मिलता रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फाइबर है, ये उनकी बॉडी में जाता रहे, ताकि जब इकॉनमी सुधरने लगे, ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो गया तो खुलेगा ही नहीं। रवीश आगे बोलता है कि नहीं, हमको तो नहीं लगता है, मतलब वो बोल देता है कि इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ओपन होगी इकॉनमी, दोबारा सब चीज़ चालू होगा, जब कंटेन होगा, हो सकता है उसमें 3 महीना और लगे या 6 महीना और लग जाए, लेकिन वो खुलेगा ज़रूर। और तब तक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें ज़िंदा रखें। नवंबर तक अगर वैक्सीन नहीं आता है, और वैक्सीन शायद ही आएगा, तब तक जो है उसके बाद आप देखिएगा कि मोदी सरकार को इस स्कीम को और 3 महीना या 6 महीने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो वाकई में जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों को रवीश जो बोलता है कि हर दिन एक ही खाना खाएंगे, हाँ, जिनके पास एक बार खाने को था वो 2 बार खा रहे हैं, और उनको मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी ये कि हम 2 बार भात दाल ही खा रहे हैं। उनके लिए ये नहीं है कि नहीं हम भात दाल नहीं, आज हम मुर्गा खाएंगे। जिसके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ी बात हो, वो रवीश की तरह नहीं सोचता। रवीश को कंफर्ट है, अपने घर में वो पालथी मार के बैठ रहा है सोफा पे, और ज्ञान जो है दिए जा रहा है कि नहीं सरकार जो है खाली चावल दाल लिखाएगा और उसको अच्छा खाने का मन नहीं करेगा, इस तरह की बातें करना। भूटान में कोई नहीं मरा, उसकी बात मैंने आपको शुरू में ही बताया। भूटान से कंपेयर करना कितनी बड़ी मूर्खता है। बोल रहे हैं कि 6 लाख मतलब 6 लाख नहीं है, लाखों पर्यटक विदेशी वहाँ घूमते रहते हैं। तो रवीश जी ये पता कीजिए कि मार्च के बाद कितने विदेशी पर्यटकों को भूटान ने अपने यहाँ आने दिया। जब फ्लाइट सब कुछ बंद हो गया तो ये किस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि भूटान में तो कुछ नहीं। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है रवीश कि भूटान जैसा छोटा देश, वो देखो मैनेज कर लिया पूरा, भारत नहीं कर पा रहा है। भूटान में तो कोई नहीं मरा। भूटान की जितनी पॉपुलेशन होगी ना, वो आप चले जाइए, वो मणिपुर साइड में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, उतनी पॉपुलेशन आपको उन गांव में मिल जाएगी, मतलब गांव का है ज़िला का, जिसमें एक भी डेथ नहीं हुई होगी। उत्तराखंड जाने में अभी भी 2-2, 3-3 बार चेकिंग होती है।
तो जिन सरकारों ने इन सब एहतियातों को बरता है, सावधानियां बरती हैं, उनके यहाँ सिचुएशन ठीक है। महाराष्ट्र वाले उद्धव ठाकरे से पूछे ना भाई कि वहाँ क्यों इतने लोग मर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है। दिल्ली में पूछिए, केरल में जाके पूछिए कि वहाँ डेली नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में पूछिए ना। आप नहीं पूछेंगे, आपको पूछना है बिहार वालों से, आपको पूछना है गुजरात वालों से, और ये सेलेक्टिव, और यूपी वालों से। यूपी का तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ नंबर्स आए होंगे। तो स्टेट वाइज तो ये सारा ये जो भूटान में कोई नहीं मरा और नेपाल का मैं डेटा देता हूँ, ये एक विशुद्ध बकैती है, बकलोली है, और ये बंचर वाला काम है कि कुछ भी बोल दो। और भोजपुरी में बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन ही रहे होंगे, और बड़ी अच्छी बात रवीश जी, आहा भोजपुरी में बोले और रवीश जी बोल रहे हैं। और रवीश खुद ये बोलते हो बोलता है मैं ऐसा वैसा पत्रकार नहीं, मैं डेटा लेके बैठता हूँ। तो कहाँ है डेटा, ये बताओ ना कि भूटान में कितने लाख पर्यटक जो है मार्च के बाद आए हैं, भूटान ने कब अपना एयरपोर्ट बंद किया था। ये सारी बातें नहीं बता पाओगे रवीश, ये डेटा लेके तुम बैठे नहीं। तुम्हें बस डिमीन करना है एक गवर्नमेंट को, और तुम्हें पैनिक बांटना है ताकि लोग, मतलब लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पूरे गैंग की चिंता यही है कि अरे मतलब इतना बवाल हो रहा है, लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये दंगा क्यों नहीं हो रहा है कहीं पे, लोगों में अशांति और अस्थिरता क्यों नहीं फैल रही है। ये इनका पूरा मतलब मेन इनका बोन ऑफ कंटेंशन ही यही है कि इतना हो गया, लोग भी मर रहे हैं, मैं डेटा भी दे रहा हूँ और भड़का भी रहा हूँ, बावजूद इसके लोग सड़कों पे मशाल लेके क्यों नहीं निकल रहे हैं, आग वाग क्यों नहीं कहीं लग रही है। ये कैसे मतलब संभव हो रहा है, ये रवीश की समझ में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे हमको लोग गरियाते हैं और बबुआ सब गरियाता है, गरियाते रहो भाई, काम ही वैसा कर रहे हैं, ढंग के काम करो, नहीं गरियाएगा कोई, हर आदमी को नहीं गरियाया जाता है। तुम अपना देखो, पूरा हिस्ट्री देखो, वर्तमान देखो कि क्या किए हो और क्यों तुम्हें व्हाट्सएप पे क्यों कोई गाली देता है। मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि इस तरह से चाहे निजी आक्षेप हो रवीश को ही लेके आप ठीक है कमेंट में बातों को बातों से काटिए, गाली गलौज मत कीजिए, लेकिन एक बार सोचना चाहिए रवीश को कि उसके फेसबुक के कमेंट में इतना नेगेटिव कमेंट क्यों आता है। लोग आखिर ऐसा क्यों करने लगे कि उसके व्हाट्सएप तक जो है गालियां पहुंचती है, क्यों। गरियावे दी बबुआ लोग गरियावता लोग हमरा के व्हाट्सएप बना के गरियावे दी, हमरा उससे कोनो फर्क ना पड़ेगा। ये रवीश को स्वयं सोचना पड़ेगा। ये सब जो बोल रहे हैं कि नहीं हमको गाली देता है, गाली देते रहो, ठीक है, और क्या सकते हैं, या हम ही को कोई गाली देने लगे तो हम कर भी क्या सकते हैं, यही बोलेंगे हाँ गाली देते रहो। लेकिन वही है कि आत्मचिंतन कीजिए कि आपको गाली पड़ क्यों रही है। ऐसा क्या हुआ कि सही में हिंदी पत्रकारिता में आप एक समय पे टॉप पे हुआ करते थे, लोग कहते थे कि इससे सीखो, अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ भाई इससे सीखो, लेकिन अब ये बदल गया कि इससे सीखो कि क्या नहीं करना चाहिए पत्रकार के तौर पे। मतलब सत्ता की नहीं, विपक्ष, मतलब कुछ पत्रकार सत्ता की दलाली कर रहे हैं और कुछ है विपक्ष की दलाली में लगे हुए हैं कि नहीं तुम कभी सत्ता में आओगे तो हमारा जो है ख्याल रखना। उसके बाद एक और विचित्र बात बोली रवीश ने कि 6 लाख विदेशी थे, उसी टाइम पे तालाबंदी कर देते, तालाबंदी नहीं करते, सब डॉक्टर को लगा देते कि उसके पीछे पीछे जाओ और चेक करो। क्या ये संभव है? 6 लाख विदेशी थे, वो क्या यहाँ पे रुकते? क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं कि उनको आप रोक लीजिए? इंडियन गवर्नमेंट के पास राइट्स इतने ही थे कि उनको वापस भेजिए जिस देश में थे। और विदेशियों को छोड़िए, भारत में बाहर से जो भी लोग आ रहे थे उन सब को जो है भारत सरकार ने कंटेन किया, घरों के बाहर पोस्टर्स लगे हैं। ये सब वही बात है कि मतलब स्पिट एंड रन वाली बात है, थूका और भागा, कोई डेटा नहीं देना, कुछ नहीं है, ऐसे ही फर्जी डेटा देना। 6 लाख विदेशी थे, कुछ नहीं किया, सारी बातें गलत हैं। ऐसा नहीं है कि 6 लाख विदेशी थे कुछ नहीं किया, हर एक विदेशी को चिन्हित किया। मतलब एयरपोर्ट पे चाहे T3 हो, बॉम्बे हो, कोई भी एयरपोर्ट हो इंटरनेशनल इंडिया का, हर जगह पे थर्मल स्कैनिंग हो रहा था, लक्षण जांचे जा रहे थे और उनको आइसोलेट किया जा रहा था। ये सब बहुत शुरुआती समय में बात कर रहा हूँ मैं, ये सब हो रहा था। बावजूद उसके वही है कि वायरस का नेचर ही वैसा है। और उस समय जब आपके पास टेस्टिंग किट्स भी पता नहीं था, किससे पता चलेगा उसका रेट ऑफ
करेक्ट रिजल्ट्स क्या है। किसी किसी जो पहले हो रहा था टेस्ट उसमें तो 50% ही है, आधा टाइम ही वो सही बताता है, आधा टाइम वो गलत बताता है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए तब जो है वही पैनिक बांटते चलो भाई। एक और मतलब विचित्र बात बोली रवीश ने कि जो ठीक हो गए उसको क्या सरकार ने रउआ ने ठीक किया, वो तो अपने ठीक हो गया। मतलब आप सोचिए कि ये आदमी गाँवों में, शहर में तो मुझे पता है कि शायद 3 लाख रुपया तक खर्च हो जा रहा है एक व्यक्ति का अगर वो उसे कोरोना हो जाता है। सरकार जो है गांव में या अलग जगहों पे वो फ्री में इलाज कर रही है, बीमा किया हुआ है, उसके अंदर सरकार ने उसको बोला कि नहीं वो कवरेज में आएगा, सब चीज़ में आएगा। और ये आदमी बोल रहा है कि उसको सरकार ठीक करे। वो ऑब्वियस सी बात है सरकार ठीक नहीं करे, लेकिन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ठीक हो रहा है ना। वो बोला है कि नहीं वो तो अपने ठीक हो रहा है। अब बोलिए कि यह आदमी किस लेवल का पागल आदमी है। कोई इस तरह की बात कैसे बोल सकता है कि रउआ ठीक कहने बानी। अगर रउआ ठीक नहीं कहले बानी, लेकिन अपने आप ठीक नहीं होता है। रउआ जो है तुम्हारा बउआ वो गया होगा किसी हॉस्पिटल में, वहाँ उसको किसी सरकारी डॉक्टर ने उसको दिया होगा ट्रीटमेंट और उसके बाद वो जो है ठीक हुआ होगा। इस तरह की बातें हैं। उसके बाद फिर मीडिया पे भी पॉट शॉट्स लिए कि बोलने का सहूर नहीं है। अर्नब को बोल रहे थे कि वो बस बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, पत्रकार तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये कन्फ्यूजन उनका जो है वो आता है, डेटा आता है ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का, उसमें पता चल गया कि मतलब किसको लोग पसंद कर रहे हैं, किसको देखना चाह रहे हैं। और बात वही है कि ठीक है कोई अगिया बैताल बना हुआ है तो तुम क्या हो, तुम तो मीठा जहर डाल रहे हो ना। तुम तो बहुत मधुर मधुर बातें करते हो योगेंद्र यादव टाइप। सिर्फ चाशनी भरे टोन में बोलना और कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा है, ये सही और गलत का फैसला नहीं करता है। कोई बहुत तेज़ बोल के भी सही बोल रहा होता है, कोई बहुत अतिक्रुद्ध होकर भी बोलेगा तो भी सही बोल रहा होता है, और कोई बहुत धीमी आवाज़ में बोलेगा तो भी वो गलत बोल रहा होता है, तो भी वो प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। और तुमसे बेहतर ये बात और कौन जानेगा रवीश, कि धीमी आवाज़ में टोन को एकदम मेंटेन किए हुए बोल देना कि आपातकाल आ गया देश में। इस तरह का एजेंडा कौन चलाता है, ये तो तुमसे मतलब बेहतर और कौन जान सकता है रवीश, है। और उसके बाद फिर अंत में जो है कफील खान और उमर खालिद पे बोलते बोलते बोलने लगे कि नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि बताइए रासुका लगा दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। जबकि आप उसकी स्पीच सुने तो ऐसा भी नहीं है कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। और यही इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। मतलब रवीश जैसों का है कि जब हाईकोर्ट या जज इनके मतलब की बातें बोले तो वाह वाह करने लगे, चरम सुख पाने लगते हैं। यही इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ही शायद बरसी है, 3 भागों में राम जन्मभूमि वाला बांटा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पलटा ना भाई पिछले साल। तो कैसे सही हो जाएगी हर बार इलाहाबाद हाईकोर्ट है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जिसको फांसी की सजा सुना देते, तुम ही लोग तो बोलते हो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये। तो उस टाइम कैसे, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ बोले तो बड़ा बढ़िया और जस्टिस इंदू बोले तो बड़ा गलत हो जाता है, दीपक मिश्रा बोले तो गलत हो जाएगा, ठाकुर जी बोले तो बड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात नहीं हुई। जुड़े रहिए दोस्तों और हमारा सहयोग कीजिए जैसे भी संभव हो सकता है। आर्थिक सहयोग करना चाहें तो opindia.com/support पे जाके करें, और वैसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये श्रृंखला अब दोबारा मैं चालू कर रहा हूँ आप लोगों की गहन बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद, और आशा है कि इन एजेंडाबाजों की एजेंडाबाजी जो है बंद होती रहेगी। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। बबलू जी, बबलू भाग गया है। हैप्पी, विक्की, डिकी नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते थे। मोहल्ले में कोई बबलू होता है तो लगता है कोई अपना है, भरोसा है, कोई है। 29 जुलाई आ गया, बबलू भागा ही जा रहा। बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्सर बक्सर बम्बे को, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग। जिस देश में रफाल आ जाता है उस देश में बबलू भाग जाता है। ऐसी खबरें टीवी पे नहीं चलनी चाहिए, मगर ये